नमस्कार, मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से टेक्नो 2023 का वीडियो सॉल्यूशन आप देखने जा रहे हैं। चलो वीडियो सॉल्यूशन देखने से पहले कुछ बात मैं आपसे कर लेता हूं। 13 नवंबर को ये एग्जाम हुआ राजस्थान के 10 डिस्ट्रिक्ट में, 20 नवंबर को ये एग्जाम हुआ राजस्थान के 7 डिस्ट्रिक्ट में, और इन दोनों पेपर का सॉल्यूशन हम लोग आज बुधवार 23 नवंबर को अपलोड कर रहे हैं। आप वीडियो देखें पूरा कि आपके जो जहां लॉगिन किया था clctechno.com पे, वहां इसकी फाइनल की है। वैसे सॉल्यूशन के साथ तो की टीचर बता ही रहे हैं आपको, बाकी की के फॉर्मेट में आपने जो लॉगिन किया था वहां आप लॉगिन करोगे तो आपको अपने पेपर की मिल जाएगी। अपने मार्क्स जोड़ो और आपको किसी प्रकार का किसी क्वेश्चन में आंसर में लगता करेक्शन है तो दोस्तों आप इस नंबर पे 95 212 36 555 पे बाकायदा आपका जोन कौन सा था, क्लास कौन सी है और कौन सा क्वेश्चन नंबर है, उसका फोटो खींच के इस पे व्हाट्सएप कर दो। वैसे चांस नहीं है करेक्शन के, फिर भी हमारा जब सिस्टम पूरा ओपन है, पूरा ट्रांसपेरेंट है, तो बड़े खुल के बोलते हैं। और डियर, आप जानते हो अभी एक फेज का एग्जाम बाकी है। राजस्थान के करीब 17 जिलों में एग्जाम बाकी है, हरियाणा पूरा बाकी है जहां एग्जाम 4 दिसंबर को हो रहा है। तो आपके अन्य कोई भी दोस्त जो हरियाणा में रहते हैं, जो फर्स्ट जोन और सेकंड जोन के एग्जाम दे चुके हैं, उनके अलावा बाकी जो बचे जिले हैं वहां आपके कोई परिवार के बच्चे रहते हैं, तो आपको बताना चाहिए कि आपको 4 दिसंबर को सीएलसी की होने वाली टेक्नो देनी चाहिए। एग्जाम का आप जानते हो चार्ज को है नहीं, वही प्रोसेस तो आप सब जानते हो। ओके दोस्तों, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, सीएलसी कौन कौन से कोर्सेज चलाता है मैं बता देता हूं। हम लोग 12वीं क्लास के बाद टारगेट कोर्स लेते हैं नीट के लिए, जेई के लिए, एनडीए के लिए। 10th के बाद हम लोग लेते हैं फाउंडेशन कोर्स 11 12 2 साल के लिए, वो नीट जेई एनडीए के लिए। बहुत से बच्चे ऐसे भी इस वीडियो देख रहे हैं जो 11th में किसी लोकल स्कूल में लोकल कोचिंग में अटक गए। अब जब वो लोकल 11th पढ़ा तो उनको पता लगा भाई नीट और जेई में तो 50% 11th आता है और 50% 12th आता है। उनके हाथ पांव फूल जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो आपकी सीएलसी 2-in-1 के नाम पे कोर्स चलाती है। 2-in-1 उस कोर्स में 11th और 12th दोनों का सिलेबस कवर किया जाता है। और ये सारे कोर्सेज का पहला फेज जो है अगले सेशन के लिए वो हम शुरू करने जा रहे हैं 6 अप्रैल 2023 को, 11th के लिए भी, 12th के लिए भी, टारगेट के लिए भी और 2-in-1 कोर्स के लिए भी। और मान लो बाई चांस आपकी 11th की एनुअल एग्जाम पूरी नहीं होती है, तो जैसे आपकी 11th की एग्जाम पूरी हो जाती है आप 2-in-1 को आके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 6, 7, 8, 9, 10 में हम करते हैं प्री फाउंडेशन, यानी आजकल नीट जेई एनडीए की प्रिपरेशन है वो 6ठी क्लास से स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। तो अर्थ क्या निकला, 6, 7, 8, 9, 10 प्री फाउंडेशन, 11, 12 फाउंडेशन, आफ्टर 12th टारगेट कोर्स। ये तो हमारी कोचिंग का एक फॉर्मेट है। इसके अलावा यदि आपको केवल स्कूल करना है तो हमारा कृष्णा विद्या मंदिर केवीएम के नाम पे सीकर में बड़ा प्यारा स्कूल है जो 6, 7, 8 इंग्लिश मीडियम में है, 9, 10, 11, 12 हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, साइंस भी है, आर्ट्स भी है और एग्रीकल्चर भी है उसके अंदर, जो राजस्थान बोर्ड का स्कूल है। सीबीएसई का हमारा सीएलसी इंटरनेशनल स्कूल है बीकानेर बाईपास पे 35 बीघा कैंपस के अंदर एक जगह में कैंपस है। सीकर का किसी एक स्कूल का सबसे बड़ा कैंपस है वो। कई साथी चलाते हैं पर वहां बहुत सारे कोर्स लेते हैं। हमारे उस कैंपस में केवल और केवल स्कूल हमारा सीबीएसई का है जो प्री प्राइमरी से लेके 12th तक है। सीकर के आसपास के साथी इस वीडियो देख रहे हैं तो जो अपना स्कूल है सीएलसी इंटरनेशनल स्कूल जो पहले बीआर के नाम पे था, उससे 45 किलोमीटर रेडियस में बस की व्यवस्था रहेगी। केवीएम के भी 45 किलोमीटर के रेडियस में कन्वेंस की व्यवस्था रहेगी। तो आप सीएलसी के साथ प्री प्राइमरी से लेके नीट जेई एनडीए के लिए जुड़ सकते हैं। सीकर में बहुत लोग काम करते हैं, मैं तय कह सकता हूं श्रेष्ठ काम आपकी सीएलसी करती है, दी बेस्ट काम आपकी सीएलसी करती है। तो डियर, जुड़े सीएलसी के साथ अगले सेशन के लिए। आप जानते ही हैं 20 दिसंबर को इसका रिजल्ट आएगा। आपके नगद पुरस्कार हैं, आपकी स्कॉलरशिप है, आपके रिवार्ड्स हैं। 5 बच्चों को विदेश का ट्रिप भी है। हाँ, रिवार्ड्स के लिए एडमिशन होना कोई बाध्यता नहीं है, बट केस प्राइज के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, फॉरेन ट्रिप के लिए एडमिशन अगले सेशन में होना संस्था के लिए बाध्यता है। ये कुछ बात आपसे हुई। उम्मीद है आपका एग्जाम अच्छा गया था, आपने अच्छा एंजॉय किया होगा इंस्टीट्यूट के इस एग्जाम को। दोस्तों जुड़े रहें सीएलसी के साथ, आगे भी जुड़े। हाँ, सीएलसी सीकर हमारा यूट्यूब चैनल है, एक सेल्स सीकर हमारा फेसबुक पेज है जहां मैं करीब के सप्ताह में 2-3 बार लाइव आके बात भी करता हूं। तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आ जाए मेरे साथ ताकि आपको संस्था क्या क्या अपडेट करता है सब पता चलता रहे। हाँ, इसके अलावा एक और बड़ी सूचना है, अलवर में भी हमारा संस्था है जहां हमारा स्कूल भी है और कोचिंग की ब्रांच भी है। और 31 जनवरी
2023 को हमारी जयपुर ब्रांच वापस रीओपन कर रहे हैं। कोरोना में जिसको हम 2 साल के लिए एक बार बाइंड अप कर दिया था, बाइंड अप तो नहीं कर सकते, पोस्टपोन किया था वहां के प्रोग्राम को। तो डियर 31 जनवरी 2023 से जयपुर सीएलसी वही गोपालपुर बाईपास पे वापस से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके डियर, तो मिलते हैं, सीएलसी आए आपके उज्जवल भविष्य कामना के साथ। आपका अपना श्रवण, नमस्कार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब लोग? मैं गोविंद गजानी सीएलसी सीकर से। सीएलसी द्वारा आयोजित सीएलसी टेक्नो 2023 जो 13 नवंबर को आयोजित किया गया था, उसमें क्लास 6 का वीडियो सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, द स्टेटमेंट व्हेन एन इंटीजर एक्सेप्ट 0 इज एडेड टू इटसेल्फ द सम इज ग्रेटर देन द इंटीजर इज। ठीक है, ये कह रहा है कि दो इंटीजर्स है, ठीक है, दो इंटीजर्स है, उनको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, दो इंटीजर्स को हम ऐड कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जो सम है वो दोनों इंटीजर से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा कौन से केस के अंदर होता है? ये कह रहे हैं हमेशा ये बात सही है क्या? हम इंटीजर नेगेटिव ले लेंगे तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिर बोल रहा है कि जैसे मान लो हमेशा गलत है क्या, नेवर, हमेशा ही एकदम ये आपका असत्य होगा, ऐसी बात है क्या? हम बात करेंगे, जब हम बात करेंगे पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो डेफिनेटली अपने को पता है, जैसे फर्स्ट कब गलत होगा, हम बात करते हैं -2 एंड -3, कितना हो जाएगा, -5। -5 is lesser than both of these integers, तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पे गलत हो गया। अगर 2 + 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7, सम हमारा 7 आ गया। 7 क्या है, 2 और 5 से, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। अब देखो यहां पे क्या बोला, ट्रू, सही होना चाहिए। कब, व्हेन इंटीजर इज पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव होगा तब तो सही होगा। यहां पे अपने को सही लग रहा है, मतलब ये आपका सही होना चाहिए। और उसके बाद क्या बोला, ट्रू फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब इंटीजर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होगा तो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड और ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये दोनों क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्या होता है, जिसके अंदर न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। और इसमें न्यूमरेटर बड़ा किसमें दिख रहा है, ये देखो आपके यहाँ पे न्यूमरेटर मतलब अंश बड़ा है, मतलब ये आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या दिया हुआ है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 1/x इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू क्या होगी, क्या बोल रहे हैं, 1/2 प्लस क्या करेंगे, 1/x करेंगे, इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 2। तो हम क्या करेंगे, 1/2 का उधर ट्रांसपोर्टेशन किया, उधर पक्षांतरण किया, तो 1/x इक्वल्स टू 2 - 1/2 कितना आ जाएगा, 3/2। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो रेसिप्रोकल कर दो, व्युत्क्रम कर दो, तो 2/3। कौन सा ऑप्शन है आपका, फोर्थ ऑप्शन। यहां पे आपको दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर 1/5 - 1/6 इक्वल्स टू 4/x। ये कह रहे हैं x की वैल्यू क्या होगी, देखो 1/5 - 1/6 इक्वल्स टू क्या बोल रहा है, 4/x। ठीक है, ये बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 30 में 5 का डिवाइड करेंगे 6, 30 में 6 का डिवाइड करेंगे 5, इक्वल्स टू कितना आ गया, 4/x। 6 - 5 कितना होता है, 1/30 इक्वल्स टू 4/x। यहां पे देखो 1 था, 1 का क्या बन गया, 4 बन गया, मतलब मल्टीप्लाई बाय क्या किया है, 4 किया है, मतलब इसको भी मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 4 किया, कितना आ जाएगा, 120। तो 120 करेक्ट होना चाहिए, ये आपका आंसर नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर स्टार की जगह न्यूनतम क्या नंबर आएगा, कि क्या हो जाएगा, ये नंबर, ये जो संख्या है वो 9 से विभाजित हो जाएगी, मतलब 9 का डिवाइड होना चाहिए। तो अपने को 9 की डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए, 9 का जो आपका विभाजन का जो नियम होता है वो पता होना चाहिए। उसमें क्या होता है, सारे डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, सारे अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो इनको जोड़ लेते हैं, 9 और 1 कितना हो गया, 10, 10 5 15, 15 और 2 कितना हो गया, 17, 17 और 6 कितना हो गया, 23, 23 में क्या जोड़ना पड़ेगा कि 9 की टेबल में आ जाएगा, 23 में क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे तभी 27 आ जाएगा। तो आपका 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद में क्या बोल रहा है, प्रेडिसर ऑफ -1, मतलब -1 से पहले क्या आता है, ठीक है, -1 से पहले क्या आएगा, तो -2 आएगा, तो -2 आपका करेक्ट आंसर होगा।
आपको देखो नेक्स्ट में दिया हुआ है स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, ठीक है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर, डेफिनेटली क्या होता है, ये करेक्ट होता है, क्योंकि आपके प्लस वाला नंबर माइनस वाले नंबर से तो हमेशा बड़ा होगा। सेकंड क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट सेकंड, पॉजिटिव नंबर ऑलवेज लेफ्ट साइड ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन बनाते हैं, ये नंबर लाइन हो गई, ये हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। इधर इस साइड को हम क्या बोलेंगे, कौन सा साइड है, राइट है, ये राइट साइड है, ठीक है, और ये क्या है आपकी लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो राइट को हिंदी में, अब हिंदी में बात करते हैं, राइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, दायां, और ये क्या होता है, बायां। इधर क्या होगा प्लस, इधर क्या होगा माइनस। ये बोल रहा है कि आपके पॉजिटिव नंबर हमेशा हमेशा लेफ्ट में होता है क्या, नहीं होता, लेफ्ट में कौन होता है, नेगेटिव नंबर। मतलब क्या हो गया, सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, किस में मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन के अंदर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दिया हुआ है स्टेटमेंट फर्स्ट, सम ऑफ अ टू नेगेटिव इंटीजर इज आर ऑलवेज ग्रेटर देन बोथ इंटीजर। ये कह रहे दो नेगेटिव इंटीजर्स है, उनका जो सम करेंगे हमेशा और हमेशा क्या होगा, दोनों इंटीजर से बड़ा होगा क्या। जैसे दो इंटीजर नेगेटिव इंटीजर ले लेते, जस्ट लाइक एज एक मैंने ले लिया -2 और एक ले लिया मैंने -5, इन दोनों का सम करेंगे कितना आ जाएगा, -7। ये -7 क्या है, इस नंबर से छोटा है और इस नंबर से भी क्या है आपका छोटा है, मतलब दोनों से आपका लेसर होना चाहिए। लेसर का अगर बात होता है तब मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है आपका फॉल्स है, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन बोथ इंटीजर, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का अंतर हमेशा। अब यहां पे दो ऋणात्मक पूर्णांक अगर ले रहे हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया -2 माइनस कर रहे हैं -4, तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ये 2 आपका इन दोनों से क्या बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ अ टू नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन बोथ इंटीजर, दोनों इंटीजर से बड़ा होता है, यहां पे बड़ा हो रहा है। अगर मान लो ये हमने ले लिया -4 -2, क्या हो जाएगा, -4 + 2, कितना आ जाएगा -2। अब यहां पे नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये इस केस में जैसे जब भी आपके यहां पे जो बात होगी वो इंटीजर्स की बेसिस पे बात होगी, तो इंटीजर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, और सेकंड क्या होना चाहिए, आपके डिपेंड करेगा न्यूमेरल वैल्यूज क्या है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखो क्या बोल रहे हैं, 1 किलोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो कितने हो जाएंगे आपके 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दिया हुआ, इफ 1 इज एडेड टू ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर क्या होता है, 9 9 9 9 9 9 एंड 9, क्या हो जाएगा 99,99,999 हो गया। उसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 एंड पीछे 7 जीरोस हो जाएंगे, और 1 एंड 7 जीरोस क्या हो जाएगा, 1 एंड 7 जीरोस को हम क्या बोलते हैं, 1 करोड़, 1 करोड़ हो जाएगा। बिटवीन 58 एंड 80, 58 एंड 80 के बीच में कितने इवन नंबर्स होते हैं, सम संख्या कितनी होती है, तो कौन कौन सी हो जाएगी, 60, 62, 64 और 66, 68, फिर 70, देन आफ्टर 72, 74, 76 और 78, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए, 10 हो गए, ये 10 आंसर करेक्ट हो जाएगा। एलसीएम, इन तीनों नंबर का एलसीएम कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 60। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग बाय दिस, ठीक है, 1 डिजिट कम्स नो कम 1 डिजिट, आपको देखो क्या दिया हुआ है, नो 1 डिजिट कम्स ट्वाइस, एक भी डिजिट दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक है, मतलब सारे डिजिट आपके 1 टाइम्स आने चाहिए। तो 1 टाइम्स आने के अकॉर्डिंग देखो ये दो ऑप्शन, देखो ये देखो, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला, इसमें देखो रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है तो नहीं चलेगा, और ये छोटा है तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। Which of the following is additive inverse element of a whole number? होल नंबर का एडिटिव इनवर्स जो इनपुट संख्याओं के समुच्चय के योगात्मक इकाई का मान क्या होता है, 0। क्वेश्चन नंबर 15, यहां पे क्या बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम नीचे से सॉल्व करते आएंगे। यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, 4 + 1/5, 4 + 1/5 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 21/5, 21/5 उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये पूरा का पूरा नंबर इसकी जगह क्या बन जाएगा
3 प्लस 5/21। ठीक है, 3 प्लस 5/21, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 68/21। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 68/21 हो गया। अब आगे देखो क्या दिया हुआ है, 1/2 प्लस 1 कितना, 68/21। इसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसका रेसिप्रोकल किया तो क्या हो गया, 21/68। यहां पे दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा आपका, 157/68। इस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 68/157। थर्ड ऑप्शन दैट विल बी अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ 3/12 इज इक्वल्स टू 3/10, 3 में 10 का डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.3। यहां पे क्या करेंगे, इन तीनों नंबर को ऐड करेंगे, सिंपल सा क्या हो जाएगा, 337.62। उसके बाद में आपको क्या दिया हुआ है, 8.591। उसके बाद में आपको क्या दिया हुआ है, 34.4। ऐड किया तो क्या आंसर आ जाएगा, 380.611। 2 kg 5 ग्राम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2.005 kg। उसके बाद में टोटल आपको दिया हुआ है कि जैसे अमन के पास लंच के लिए उसने क्या किया, इतने रुपए उसने क्या किया पे, अमन द टोटल कॉस्ट ऑफ अमन्स लंच वाज 37.5 इंक्लूडिंग टैक्स। उसके लंच के इतने कॉस्ट लग रही है। सी गिव द कैशियर फॉर ₹45, उसने कैशियर को 45 रुपीज दिए। एंड सी ऑल्सो पेड ₹0.45 फॉर कैरी बैग, कैरी बैग के लिए उसने उतने पे कर दिए। उसके बाद में उसने वापस कितने उसको रिसीव हुए, वापस उसको कितना कैशबैक वापस मिला, तो कितना हो जाएगा, ₹7.05। पहले क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, मतलब जो आपकी कॉस्ट लगी थी इसको और इसको दोनों को ऐड किया, कितना हो जाएगा, 37.95। 45 में से माइनस किया, 7.05 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपको दिया प्रीडिसर ऑफ विच 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट का आपका एक नंबर है, उसका प्रीडिसर मतलब उससे पहले सिंगल डिजिट का नंबर आना चाहिए, मतलब डिजिट 1 हो जाएगी। तो हमें को पता है 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है, आपके 10 से। तो 10 से जस्ट पहले क्या आता है, 9 आता है, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, 10। The line on which we represent the natural number is known as, नेचुरल नंबर को किस लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होती है, नंबर लाइन, संख्या रेखा। उसके बाद में क्या बोल रहा है, 80 एंड 100, 80 और 100, इसके बीच में प्राइम नंबर्स कितने हैं, मध्य अभाज्य संख्या कितनी है, तो आपको पता है 80 एंड 100 के बीच में एक आपका प्राइम नंबर है 83। उसके बाद में प्राइम नंबर है आपका 89। देन आफ्टर आपका प्राइम नंबर है कितना है आपका 97। ये तीनों प्राइम नंबर है, उसके अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2 से, और 2 सिंगल 1 आपका इवन नंबर है, तो आपका क्या हो जाएगा 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, इन तीनों में से प्राइम नंबर कौन सा है, तो प्राइम नंबर हम चेक करेंगे किस किस के फैक्टर्स नहीं है, तो फैक्टर किसके नहीं है, 373 के। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 3 से डिविजिबल मतलब 3 की डिविजिबिलिटी फॉलो करनी चाहिए, तो 3 की डिविजिबिलिटी मतलब डिजिट्स का सम, अंकों का जो योग है वो कितना होना चाहिए, आपका 3 या 3 के टेबल में आना चाहिए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन नंबर 3, इसके अंदर डिजिट्स का सम कितना हो रहा है 7 और 3, 10, 5 and 5, 20, 20 and 4, 24, मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, बाकी किसी में भी डिवाइड नहीं होगा। ओके, थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक। हेलो बच्चों, मैं राजेश चौहान फ्रॉम CLC। आज हम क्लास 6 के मेंटल एबिलिटी के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, और इसमें आप देखेंगे जो क्वेश्चन 20 नंबर 6 नंबर का जो क्वेश्चन आया है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन से आया है। हमें करना क्या है कि इन 4 ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन को हमें अप्लाई करके देखना है और देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब आप इसको ऑप्शन फर्स्ट अप्लाई करेंगे तो आपको करना है प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज कर देना है। तो 5 है, प्लस की जगह पे मैं माइनस कर देता हूँ, मल्टीप्लाई 8, और माइनस की जगह पे प्लस कर देता हूँ 12 और डिवाइड बाई 4।
जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 बोर्ड मास के रूल से आप देखेंगे यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 24। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 नहीं आएगा, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। फिर आप सेकंड ऑप्शन चेंज करेंगे। सेकंड ऑप्शन जब अप्लाई करेंगे तो 5 + 3 × 8 माइनस की जगह पे डिवाइड आ जाएगा और डिवाइड की जगह पे आपके पास माइनस आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको बोर्ड मास के रूल लगाना पड़ेगा और 3 × 8 डिवाइड बाई 12 माइनस 4, 3 4 जा और 4 से आप इसको कट करेंगे तो 2 टाइम जाएगा। आप देखेंगे 7 - 4 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3। तो सेकंड ऑप्शन इसको वेरीफाई कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आसान क्वेश्चन था, सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज में आप देखेंगे ये 19, ये आप बोलेंगे 18, ये आप बोलेंगे 15, ये आप बोलेंगे 16। तो आप देख रहे हैं कि एक एक कम करता जा रहा है, तो यहाँ पे 17 आएगा, 17 पे होता है आपके पास 15 आएगा और 15 पे होता है आपके पास 15 पे आपके पास आ जाएगा ठीक है, 15 पे आपके पास आ जाएगा O। और फिर आप यहाँ देखेंगे ये होता है 8, I होता है 9 पे, ये होता है 10 पे, ये होता है 11 पे, तो यहाँ पे आएगा 12, 12 पे आएगा L। अब देखो ना दोनों ऑप्शन में OL है, तो अपन लास्ट डिसाइड करेंगे। ये आएगा 7 पे, 6 पे, 5 पे, 4 पे, 3 पे और 3 पे आता है C। तो फोर्थ ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सीरीज का क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि ये अल्फा सीरीज का क्वेश्चन है। आपको चारों ऑप्शंस पुट कर करके देखने हैं और देखना है कौन सा इसको वेरीफाई करवा रहा है। तो जैसे अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन इसमें अप्लाई करूं तो A B B, आप बोलेंगे B A, तो आप ये आपके पास सीरीज बन रही है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे AB 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 और यहाँ पे BB आ गया है, तो ये वाली सीरीज नहीं बैठेगी। तो फिर आप क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन बिठा के देखेंगे। फिर आप सेकंड ऑप्शन इसके अंदर जब अप्लाई करके देखेंगे आप, तो आपके पास आएगा, देखो कि सेकंड ऑप्शन जब आपने इसमें अप्लाई किया तो आप बोलेंगे A B B A B और आप देखते हैं AB 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 AB, एक लॉजिकल सीरीज बन रही है, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्फा सीरीज में ये होता है कि आपको ऑप्शन को अप्लाई करो और फटाफट आप चेक कर लो कि कौन सा इस सीरीज को बना रहा है। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही इज द हस्बैंड ऑफ दिस ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ द माई फादर। माई फादर का मतलब वाई बोल रहा है, तो आप बोलेंगे वाई का कोई फादर हो गया, ये वाई का फादर हो गया, माई फादर, द फादर ऑफ माई फादर, तो फादर का फादर हो गया ये। ग्रैंड डॉटर, इसकी ग्रैंड डॉटर क्या होगी, इसके बेटे की जो भी डॉटर होगी वो होगी ग्रैंड डॉटर, ये मान लो ग्रैंड डॉटर। हस्बैंड है इसका, ये इसका हस्बैंड है ही, तो ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर। तो आप बोलेंगे वाई का इसके साथ क्या रिलेशन होगा, तो आप बोलेंगे ब्रदर इन लॉ का रिलेशन होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसकी बहन का हस्बैंड है। ये आपके पास पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन आ गया। जब इसे आप वापस फोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कुछ डायग्राम इस तरह का बनेगा। ये जो सर्कल है वो यहाँ भी जाएंगे, तो आप देख रहे हैं ऐसा क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो है, सॉरी फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा, सेकंड ऑप्शन जो है हमारा इसको वेरीफाई कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कंप्लीट द फिगर का क्वेश्चन है। तो कंप्लीट द फिगर आप देखते हैं कि जब आप इस तरह की शेप इसमें है, इन दोनों की शेप सेम है, तो इस तरह की शेप आप देखेंगे इस ऑप्शन के अंदर, तो इस तरह की ऑप्शन आपके अंदर फोर्थ में ऑप्शन में आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है। रसिक नॉर्थ की तरफ वॉक करता है, 20 मीटर चलता है, फिर राइट टर्न करता है, फिर 30 मीटर चलता है, फिर राइट टर्न करता है और फिर 35 मीटर चलता है, फिर उसके बाद में लेफ्ट टर्न करता है और लेफ्ट टर्न करने के बाद में 15 चलता है। इन विच डायरेक्शन, इन हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द ओरिजिनल डिस्टेंस, ये कौन सी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, तो बोले वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। और इस यहाँ से इसका डिस्टेंस ये कितना है, ये डिस्टेंस आपको बताना होगा। तो आप बोलेंगे सर ये 35 है, ये 20 है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास बच गया 15, ये आपके पास डिस्टेंस हो गया 45। ठीक है, और अब आप पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे, ये थ्योरम लगाएंगे, तो अगर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 20 नॉर्थ की तरफ जाएगा, राइट टर्न करेगा, 30 मीटर चलेगा और उसके बाद फिर से राइट टर्न करा, 35 चला, उसके बाद में लेफ्ट टर्न किया, 15 मीटर चला, अगेन लेफ्ट टर्न भी कर रहा है, अगेन लेफ्ट टर्न और कर रहा है 15 पे, तो यहाँ आ जाएगा 15 पे, सॉरी अगेन लेफ्ट टर्न कर रहा है तो 15 यहाँ पहुंच जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और डायरेक्शन तो वेस्ट आ जाएगी हमारे पास, ये डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। तो आप बोलेंगे 15 और ये डिस्टेंस जो 30 है, 15 और 30 45 डिस्टेंस आ जाएगी। तो आप बोलेंगे 45 डिस्टेंस चल रही है और ये डायरेक्शन जो है आपके पास ईस्ट डायरेक्शन है, तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपके पास एक क्यूब है, 999 उसकी साइज है, तो आपको बताया गया है कि उसको काटेंगे तो कितने क्यूब बनेंगे। तो आप बोलेंगे 9 साइज के अगर आपके हैं तो 9 का क्यूब यानी आप बोलेंगे 729 आपके पास क्या बनेंगे, टोटल क्यूब बनेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
आपके पास बताना है कि 5 के अपोजिट में क्या होगा। तो आप देखेंगे कि दो तरह की डाइस होती है, एक स्टैंडर्ड डाइस होती है और एक जनरल डाइस होती है। यहाँ पर हमारे पास ये जनरल डाइस है क्योंकि इसमें दो अपोजिट फेस एडजेसेंट सरफेस के फेस का जो सम है वो 7 है, इसलिए हम देखेंगे अगर ये जनरल डाइस है तो 5 के अपोजिट के अंदर सिर्फ 1 और 2 नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो 3, 4, 6 में से कोई भी एक आंसर हो सकता है, इसलिए हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। फिर हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 35 पर। आप देखेंगे वेन डायग्राम का है, तो आप जानते हो मरकरी मार्स दोनों प्लानेट है, तो मरकरी भी प्लानेट है, मार्स भी प्लानेट है और इन दोनों के बीच में 9 का रिलेशन है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेन डायग्राम का एक और क्वेश्चन आ गया। तो आप जानते हो कि सिटीजन, कुछ मैन सिटीजन होते हैं, कुछ मैन सिटीजन मैन होते हैं। एजुकेशन के बीच में भी सम का रिलेशन लग रहा है, यहाँ भी सम का रिलेशन लग रहा है, यहाँ भी सम का रिलेशन निकल रहा है। 3 सम अगर आपके पास लगते हैं तो फोर्थ ऑप्शन आपके आंसर बैठता है, क्योंकि यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है और यहाँ भी सम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आ गया। आपको कुछ नहीं करना, जो साइन लगे हुए हैं, जो भी मतलब बताया है, आप बोले Q का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, P का मतलब क्या है, डिवाइड है, R का मतलब क्या है, R का मतलब प्लस है, और S का मतलब क्या है, S का मतलब आपके पास माइनस है। तो आप इसमें रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 18, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा, यहाँ आ गया 3, यहाँ से आ जाएगा -1, यहाँ से 54 -1 आप करेंगे तो 53 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 53 फर्स्ट ऑप्शन में आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं, तो आप इसको देखेंगे कि पॉइंटिंग टू ए मैन फोटोग्राफ वुमेन, स्पीकर हमें बोल रही है और वुमेन बोल रही है कि माई ग्रैंडफादर। तो ये मान लेता हूँ ये वो वुमेन है, और इस वुमेन का जो ग्रैंडफादर होगा ये इसके पिताजी के पिताजी होंगे, ये इसके ग्रैंडफादर होंगे। माई ग्रैंडफादर ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो ये ओनली सन है तो इसका मतलब इसके फादर हो गए। और हिज ब्रदर्स फादर इज, हिज ब्रदर्स फादर यानी एक मैं अगर ऐसा बनाऊं, एक पर्सन और है और यहाँ पे ये है उसका हिज है, इसका ब्रदर के जो फादर हो गए वो इसके डॉटर हैं, इसके ग्रैंडफादर के ओनली डॉटर हैं। हमसे बताना है कि हाउ इज वुमेन, ये वुमेन इज रिलेटेड टू द मैन, इस पर्सन से इसका क्या रिलेशन है, तो वो बोलेंगे सिस्टर हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। वही हमारे पास मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया है, तो आप बोलेंगे मिरर इमेज में W यहाँ जाएगा और R यहाँ आ जाएगा। देखेंगे इस ऑप्शन में भी, फर्स्ट ऑप्शन में भी बैठ रहा है, सेकंड ऑप्शन में भी बैठ रहा है, थर्ड ऑप्शन में भी बैठ रहा है, इसमें नहीं बैठ रहा। अब इन तीनों में से हम वेरीफाई करेंगे, तो बोले ई का मुंह भी घूमेगा, इधर हो जाएगा, तो इसके अंदर ई का मुंह नहीं घूम रहा, तो ये भी गया। इसके अंदर आप बोलेंगे सर घूम रहा है, इसमें भी घूम रहा है, टी भी घूम रहा है, ए घूम रहा है, W घूम रहा है, इसमें टी नीचे हो गया है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन आ गया। पेपर फोल्डिंग करके आप इसको जब कट कर रहे हैं, तो जब आप इसको वापस ओपन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये इस तरह से खुला हुआ दिखेगा आपको, और यहाँ से खुला हुआ दिखेगा, तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर बैठ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारे मैट के 6th क्लास के पेपर सॉल्यूशंस थे जो आपको कंप्लीट मैंने बता दिए हैं। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पुखराज जाखड़, टीम फिजिक्स CLC सीकर। अब हम सॉल्यूशन करेंगे फिजिक्स क्लास 6th का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट बाय। इलेक्ट्रिक करंट क्या था, चार्ज अपॉन टाइम, तो इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा Q/T, ठीक है, सिंपल। सेकंड, a fuse is most important safety device used for protecting the circuits from। फ्यूज क्या होता है, शॉर्ट सर्किट के लिए यूज में लेते हैं, ठीक है। ओवरलोडिंग के लिए बिल्कुल यूज में आता है। सेकंड ऑप्शन, ओवरलोडिंग एंड अर्थिंग, अर्थिंग के लिए यूज में नहीं लेते इसको, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अर्थिंग ओनली, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग एंड अर्थिंग, जिसमें अर्थिंग है वो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, शॉर्ट सर्किटिंग एंड अर्थिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a filament of a torch bulb is a metal case, नहीं। a metal tip at the center of the base, नहीं। to thick wire, नहीं। a thin wire, हिंदी में क्या है, टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट जो चमकता है वो क्या होता है, एक धातु का आवरण होता है, नहीं। आधार से केंद्र के धातु की नोक पे, नहीं। मोटे तार, नहीं। और एक पतला तार, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो ये थिन वायर होता है, जो ये मोटे तार तो साइड्स में होते हैं, इनके बीच में जो फिलामेंट होता है ये एक थिन वायर होता है। क्या होता है, थिन वायर, थिन वायर होता है, यही फिलामेंट होता है। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पाथ ऑफ लाइट। तो हमें सबको पता है कि लाइट क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है हमेशा, कभी भी जिगजैग में नहीं होती, तो इसका ऑप्शन जिगजैग, डिपेंड्स ऑन मीडियम, नॉट डिफाइन, स्ट्रेट लाइन, तो ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। प्रकाश का मार्ग क्या है, टेढ़ा मेढ़ा, सरल रेखीय,
माध्यम पर निर्भर करता है और अपरिवर्तनीय। सरल रेखीय इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A fish sees face of scuba diver through their bubble. Compared to the face of the diver, the image seen by the fish will be smaller and erect, smaller and inverted, large and erect, and cannot predict. तो जो बबल होता है वो हमेशा कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है, कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगी फिश, और इसको देख रही है ये स्कूबा डाइवर को। तो यहाँ पे और कॉनकेव लेंस का हमें पता है इमेज कैसी बनेगी, स्मॉलर एंड इरेक्ट ऑलवेज। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा, और इधर एक सरल छोटा है सीधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड? भूमि पर प्रयुक्त परिवहन के माध्यम का उदाहरण कौन सा है? शिप, एरोप्लेन, ट्रेन, नन ऑफ दीज। तो हमें पता है लैंड पे यूज होने वाला ट्रांसपोर्ट का माध्यम ट्रेन होता है, शिप पानी में, एरोप्लेन एयर में। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन होंगे नहीं, तो ट्रेन राइट आंसर हो गया, रेलगाड़ी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, मिलीग्राम, ग्राम एंड टन। हमें पता है मिलीग्राम सबसे छोटा होता है। मिलीग्राम, एक ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 10⁻³ 1000 मिलीग्राम, और 1 केजी में 1000 ग्राम। ठीक है, और 1 टन में 1000 किलो। तो हम कह सकते हैं मिलीग्राम सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तो यहाँ मिलीग्राम है सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। वेलोसिटी क्या होता है? ऑप्शन देखिए इसमें। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो फर्स्ट का तो फर्स्ट ही आंसर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल स्केलर क्वांटिटी है। लिस्ट काउंट, अ मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ डिवाइस, यही लिस्ट काउंट होता है। और मोशन, स्टेट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट का फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, और फोर्थ का फोर्थ। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, ऑप्शन फर्स्ट है, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। वेग का क्या होता है? सदिश रहती होती है, दूरी अदिश होती है। अल्प तक मा क्या न्यूनतम मात्रा जैसे उपकरण द्वारा मापा जा सकता है। और गति क्या होता है? गतिमान वस्तुओं की स्थिति को बताता है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ABC गिवन फिगर द सेल विल बी यूज्ड अप वेरी रैपिडली। इसमें वेरी रैपिडली बोला है। ठीक है, यूज तो तीनों में ही हो रहा, बट सबसे अधिक और सबसे फास्ट किसमें होगा? वो इसमें होगा, क्योंकि इसमें क्या क्या डायरेक्ट इसमें शॉर्ट सर्किट कर दी है, बहुत सबसे रैपिडली डिस्चार्ज होगा, कोई बीच में रेजिस्टेंस ही नहीं है। यहाँ पे एक बल्ब है, यहाँ पे 2 बल्ब है, तो इनमें ज्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू ए। तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा इधर से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज ए मिस्टेक इन अ गिवन क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक मिस्टेक है इसमें, एक जो कंपोनेंट है वो गलत है, कोई चीज, हमें इसमें से कौन सा गलत है वो बताना है। ठीक है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और एक साइड लिख दिया कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें नीचे इसकी लिस्ट दे दी है। वूल क्या है? नॉन कंडक्टर है, बिल्कुल सही है। कॉटन क्या है? नॉन कंडक्टर है, बिल्कुल सही है। प्लास्टिक नॉन कंडक्टर है, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेफाइट, कॉर्क नॉन कंडक्टर है, लेकिन ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, तो लेकिन इसको रखा कहाँ है? नॉन कंडक्टर में। तो ये यहाँ पे नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ये मिसमैच है यहाँ पे। नेक्स्ट देख देते हैं। कंडक्टर, कॉपर कंडक्ट करता है, ब्रास भी कंडक्ट करता है, आयरन भी कंडक्ट करता है, और स्टील भी कंडक्ट करता है, और सिल्वर भी कंडक्ट करता है। ऊन, कपास, प्लास्टिक और ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट है, ये यहाँ नहीं आएगा, गलत कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में देखिए जो गलत है वो ग्रेफाइट है, एक्स। सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। केमिस्ट्री स्टार्ट हो गए। थैंक यू वेरी मच। हेलो, मैं अंसराज यादव, टीम केमिस्ट्री CLC सीकर से। बात चल रही है केमिस्ट्री के, ठीक है, सॉल्यूशन की। देखो क्वेश्चन, देखो पहले वाला क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। इनमें से कौन सा पदार्थ ऐसा है जो पानी में घुलनशील होता है, पानी में घुलता है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास स्टोन, दूसरा है साल्ट, तीसरा ऑप्शन है शुगर, और अगला जो ऑप्शन है ग्लूकोज। ठीक है, तो
तो चीनी जो होती है, शुगर जो होती है, बेसिकली चीनी में जो है पानी में घुलती है। ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज पानी में, ग्लूकोन डी पीती हो आप, ग्लूकोज पानी में घुलनशील होती है। साल्ट जो होता है, NaCl जो होता है, पानी में घुलनशील होता है, ठीक है। लेकिन जो स्टोन जो होते हैं, सॉलिड पार्टिकल होते हैं, ठीक है, तो स्टोन जो है पानी में घुलनशील नहीं होता है, पत्थर कभी पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है। क्या ऑप्शन आएगा इसका? फर्स्ट ऑप्शन आएगा बेटा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें से कौन सा पदार्थ ऐसा है जो जिनसे आप बर्तन बनाने में काम लेते हो आप, ठीक है। देखो ध्यान से, बर्तन बनाने में बेसिकली मिट्टी यूज की जाती है, ठीक है। बेसिकली मेटल्स के बर्तन बनाए जाते हैं, बात तो समझिए ध्यान से। लेकिन ऑप्शन आपके जो हैं उसी की बात करना चाहेंगे अपन। पहला ऑप्शन दे रखा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बर्तन आते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम बनाने में यूज किया जाता है, स्टील से बर्तन बनाए जा सकते हैं, बनते ही हैं, और जो चांदी है उससे भी बर्तन बन सकते हैं। लेकिन जो लेड जो होती है, जो पीबी जो होती है, लेड एक धातु होती है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इससे धातु नहीं बना सकते। लेड जो होता है, शीशा जिसको बोलते हो आप, ठीक है, ये क्या होते हैं, इससे जो बर्तन जो है इससे नहीं बना जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगले क्वेश्चन की बात करें, बोल रहा है फाइंड ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा विषम है, कौन सा अलग है? पहला ऑप्शन देखिए, ये पहला ऑप्शन बोल रहा है गोल्ड, दूसरा ऑप्शन आपके पास है एल्यूमिनियम, चौथा है मिट्टी, और थर्ड ऑप्शन इसके पास है सिल्वर। देखो इनमें अलग कौन सा है, अलग की बात करना चाह रहा है। सोना होता है मेटल, एल्यूमिनियम होता है मेटल, और जो चांदी जो होती है, ठीक है, क्या होती है, मेटल होती है। गोल्ड को बोलते हो एयू, इसको बोलते हो, इसको आप बोलते हो, ये जो होता है गोल्ड को बोलते हो एयू, इसको बोलते हो एजी, इसको बोलते हो एल्यूमिनियम एल, ठीक है। इसका जो रिप्रेजेंट होता है इस तरीके से होता है। और सैंड जो होती है, सैंड की बात करें तो SiO2 होती है। बात समझ रही क्या? कहने का मतलब है, बोलना ये चाह रहा हूं कि जो गोल्ड होता है, एल्यूमिनियम होता है, और सिल्वर जो होता है, एक प्रकार के एलिमेंट्स है। क्या होते हैं? एलिमेंट्स है। जबकि अगर मिट्टी की बात करें तो एक प्रकार का कंपाउंड है ये। बात समझ रही क्या? अपने बात करना चाह रहा है अलग की, अलग कौन सा है, ये कौन है, मेटल है, ये कौन है, मेटल है, ये कौन है, मेटल है। लेकिन जो सैंड जो होती है, मिट्टी जो होती है, बेसिकली कंपाउंड होता है। क्या होता है बेटा? कंपाउंड होता है। डिफरेंट कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन आ रहा है बेटा। ओके, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला जो क्वेश्चन है, जो कपड़े होते हैं जो पतले धागों से बने होते हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटे पतले धागों से बने होते हैं, उन धागों क्या बोलते हो आप? बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, ठीक है। इनको बोलते हैं रेशा, फाइबर। बात समझ रही क्या? जैसे सिल्क जो होता है, सिल्क जो होता है, रेशम का जो कपड़ा होता है, बेसिकली सिल्क से बना होता है, रेशम से बना होता है। ऊन जो होती है बेसिकली ऊन के रेशों से बनी होती है, ठीक है। जैसे रुई जो होती है, ठीक, कॉटन जो होती है, रुई के छोटे छोटे रेशों से बनी होती है। कोई भी जो कपड़ा होता है बेसिकली रेशों से बना होता है, आप उसको फाइबर बोलते हो बेटा, आप उसको रेशा बोलते हो बेटा। ऑप्शन आएगा इसका थर्ड। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। इसमें बात करना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर कंटेन प्रोटीन यूनिट्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। इनमें से ऐसा कौन सा, ठीक है, ऑप्शन है जो पार्टिकल्स हैं को जिससे वो बना है, वो उसमें प्रोटीन होती है, ठीक है। देखो रेयन जो होती है, रेयन होती है सेलुलोज एसीटेट से बना हुआ। जूट जो होता है बेसिकली सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। और जो पॉलीएस्टर जो होता है, नाम ही एस्टर है, तो ये किससे बन रहा है? एस्टर से बनता है। जैसे आपके पास आपने सुना होगा पॉलीएस्टर जो होते हैं, डेक्रोन होता है, टेरलिनो जो होता है, वो पॉलीएस्टर होते हैं। जबकि सिल्क जो होती है, सिल्क जो होती है, ठीक है, रेशम जो होती है बेसिकली प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है। इसका ऑप्शन आएगा बेटा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। नेम मटेरियल विच आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से ऐसा कौन सा है जो धारा का चालन करता है, जिसमें करंट फ्लो होता है, ये बोलना चाह रहा है। देखो करंट फ्लो होता है बेसिकली मेटल्स में, एक नॉन मेटल भी है ग्रेफाइट, ठीक है, उसी बात नहीं करना चाह रहा। ऑप्शन की बात करते हैं। गोल्ड जो होता है बेसिकली मेटल होती है, क्या होती है? मेटल होती है। सिल्वर जो होती है क्या होती है? बेसिकली मेटल होती है। सिल्वर क्या होती है? मेटल होती है। और गोल्ड क्या होती है? मेटल होती है। जो भी मेटल होगी उसमें क्या होगा? कोई भी मेटल जो होगी उसमें इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो करेगी, उसमें धारा का चालन होगा, ठीक है, उसमें करंट फ्लो होगा, उसमें करंट आएगा। बात समझ रहे क्या? ऑप्शन आ रहा है सूखी लकड़ी और रबर, ठीक है। अरे जो भी केबल होती है बेसिकली रबर की बनी होती है। बात समझ रही क्या? रबर की बनी होती है। रबर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, उसको प्रवाह नहीं होने देता है। और जो सूखी लकड़ी होती है उसमें करंट नहीं आता है, उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास भी नहीं होते हैं। ऑप्शन आपके पास आएगा सूखी लकड़ी और रबर, सेकंड ऑप्शन आएगा बेटा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ए मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड इज सेपरेटेड बाय, कहने का मतलब है अमोनियम क्लोराइड होता है बेटा NS4Cl, और आपके पास है मिट्टी। बात समझ रही क्या? आपको NS4Cl और इसको अलग करना है, इसको सेपरेट करना है। बात समझ रही क्या? बेसिकली ये होता है सॉलिड स्टेट में, ये भी होता है सॉलिड स्टेट में, ठीक है। सॉलिड है, ये भी सॉलिड, इसको अलग करना है, ठीक है। जब इसको गर्म करोगे तो गर्म करने से क्या होगा, जो NS4Cl है, NS4Cl जो है, ठीक है, डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो भी मटेरियल होता है अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बनता है, ठीक है, इसको आप बोलते हो बेटा सब्लिमेशन बोलते हो बेटा इसको, ठीक है। तो ये जो गर्म करोगे तो ये जो है डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? गैस में चेंज हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होती है सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस की, उसको बोलते हो सब्लिमेशन। क्या बोलते हो? सब्लिमेशन। तो ये अलग हो जाएगा और नीचे कौन रह जाएगा? मिट्टी रह जाएगी। तो दोनों को अलग कर लिया अपन ने, अलग करने की तो बात चल रही है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा? थर्ड ऑप्शन आएगा इसका, सब्लिमेशन। और हिंदी में बोलते बेटा ऊर्ध्वपातन, ठीक है। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होना, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला जो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन बी यूज टू सेपरेट इम्प्योरिटीज ऑफ मिक्सचर? बोलना चाह रहा है कोई भी मिक्सचर है उसमें जो भी अशुद्धियां हैं इनको अलग करने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाओं का यूज करते हो आप, ठीक है। दो पदार्थ हैं, मिक्स हैं, इनको अलग करने के लिए कौन सी विधियों का उपयोग करोगे आप, ठीक है। बात को ध्यान सुने। चुंबकीय पृथक्करण कहने का मतलब मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब है, जैसे को बात को समझे, आपके पास लोहे का बुरादा है, ठीक है, लोहे का बुरादा है और ये जो है मिट्टी में घुला हुआ है, लोहे का बुरादा है और मिट्टी में घुला हुआ है, ठीक है। इसको अलग कैसे करोगे आप, ठीक है। आप चुंबक में मिलाओ, ठीक है, इसके बाद चुंबक लेके आओ। चुंबक जैसे लेके आओगे, जो आयरन जो है, लोहा जो है, वो तो चुंबक से चिपक जाएगा, ठीक है, लेकिन जो मिट्टी जो है अलग रहेगी। बात सेपरेट करने की आ रही है, बात क्या चल रही है? अलग करने की आ रही है। तो ठीक है, इससे आप दो पदार्थों को अलग कर सकते हो आप, जिसमें लोहा है, ठीक है। थ्रेसिंग, जैसे आप गांव से हो तो थ्रेसर तो जानते होंगे आप, ठीक है। थ्रेसर की बात आती है तो जो भी जैसे गेहूं है, ठीक है, गेहूं से थ्रेसर को यूज करोगे आप, तो गेहूं के जो दाने हैं उनको अलग करने के लिए और जो चारा है उसको अलग करने के लिए किसका यूज करते हो आप? थ्रेसर का यूज करते हो आप। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको थ्रेसिंग बोलते हो आप। कहने का मतलब ये भी जो पदार्थों को अलग करने का काम कर रही है, ये जो प्रोसेस है वो भी पदार्थों को अलग करने का काम करती है, ठीक है। अगला जो ऑप्शन है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? फूड आपने खाया, ठीक है, उसको अलग अलग पार्ट में तोड़ना, फूड के मटेरियल को अलग पार्ट में तोड़ना, ठीक है, क्या होता है? डाइजेशन होता है। अरे पदार्थों को तोड़ रहा है, ये प्रोसेस होती है, इसको बोलते डाइजेशन। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अपन बात कर रहे हैं पदार्थों को अलग करने की, बात समझ रहे क्या? पदार्थ जो भी बातें हैं मटेरियल को अलग करने की बात चल रही है, इसका डाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगली बात चल रही है ये फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? सॉलिड ये गैस होती है, CO2 होती है, पानी होता है, मिक्स होता है क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में, ठीक है, और आपके पास ग्लूकोज बन जाती है। बात में ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो प्लांट में चलती है। किसी पदार्थों को, दो पदार्थों को अलग करने में काम नहीं आ रहा है इसका, ठीक है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। इससे मिक्सचर को अलग करने की विधियों से कोई मतलब नहीं है। बात समझ क्या? तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अगली बात आ रही है इवेपोराइजेशन, कहने का मतलब वाष्पीकरण, ठीक है। वाष्पीकरण का मतलब समझो ध्यान से। जैसे आपके पास नमक बनाने की जो प्रोसेस होती है, नमक कैसे बनाते हो आप? जैसे जो खारे पानी की जो झीलें होती है, ठीक है, पानी को लेके आते हो आप, ठीक है, उनकी अलग अलग क्यारे बनाते हो आप। पानी जो है वो तो वाष्प बन के उड़ जाता है, पानी जो है वाष्प बन के उड़ जाता है, ठीक है। नीचे क्या रह गया? नमक रह गया। बात समझ रही क्या? कहने का मतलब है जो इवेपोराइजेशन है, ठीक है, वाष्पीकरण जो प्रोसेस होती है
जो दो पदार्थों को अलग करने का काम कर रही है, नमक को पानी से अलग कर रही है, ठीक है, या फिर नमक पानी जो है अलग हो रहा है नमक से, दो पदार्थों को अलग कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हो आप? इवेपोराइजेशन बोलते हो आप। मतलब कहने का मतलब ये जो प्रोसेस है इसके माध्यम से भी आप दो पदार्थों को अलग कर सकते हो आप। और ऐसा ही ये जो है डिस्टिलेशन जो होती है, आसवन जो होती है, ये भी दो पदार्थों को अलग करने में की विधि होती है, आपने पढ़ रखा है बेटा, ठीक है। तो क्या ऑप्शन आएगा इसका? ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ठीक है। ए, बी, ई और एफ, और सा कोई ऑप्शन है क्या? ए, बी और ई है, आपका ऑप्शन आएगा इसका थर्ड वाला, ठीक है बेटा, इसका ऑप्शन आएगा थर्ड ऑप्शन। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास है, अगला जो सवाल है बेटा आपके है, सेपरेशन ऑफ द इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड एंड बी डन बाय अघुलनशील ठोसों को दरों से पृथक्करण किया जा सकता है। मतलब अघुलनशील ठोस है, ठीक है, अघुलनशील जो ठोस है, जैसे आपके पास मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी जो है आपके पानी मिल रखी है इस तरीके से, अघुलनशील है, तो इसको अलग कैसे करोगे आप? ठीक है, तो थोड़ी देर रहने दो इसको, थोड़ा टाइम से रखने दो इसको, रख दो आराम से, ठीक है। तो मिट्टी जो है बेसिकली नीचे बैठ जाएगी, मिट्टी क्या जाएगी? नीचे बैठ जाएगी, और इसको उड़ेल के आप, ठीक है, इसको अलग कर सकते हो आप, पानी को मिट्टी से अलग कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसको प्रोसेस जो होती है, ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं निस्सारण। इसको क्या बोलते हैं बेटा? निस्सारण। ऑप्शन आएगा इसका सेकंड वाला। अगला जो सवाल है आपके पास है, एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर का उदाहरण कौन सा है, एग्जाम्पल कौन सा है? तो आपके पास ताजा हवा जो होती है, ठीक है, ताजी हवा का मतलब है बिल्कुल प्योर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं एक ही स्टेट में है, सेम स्टेज में है, ठीक है, या तो गैस है या लिक्विड है या फिर क्या है, सॉलिड है। जैसे बात करें हेट्रोजेनस की, हेट्रोजेनस में दो फेज एक साथ होंगे, बात समझ रहे क्या? दो फेज एक साथ होंगे, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो, आप अलग देख सकते हो आप। जैसे अगर पानी में आपने NaCl मिलाया, पानी में NaCl मिलाया, NaCl मिलाया, हालांकि ये सॉलिड था, ठीक है, आपने लिया पानी, ये लिक्विड फेज में था, आपने H2O लिया तो ये लिक्विड फेज में था, लेकिन जैसे इनका सॉल्यूशन बनेगा तो आप इसको अलग नहीं कर सकते, आप पूरा लिक्विड बन चुका है, घुल चुका है पूरी तरीके से। लेकिन जैसे ही आप यूज करोगे, आप इसको पानी में ऐसा ही ऑटो डाल रहे हो, आप पानी में मिट्टी डाल रहे हो, आप अरे पानी में आप यूज कर रहे हो मिट्टी को, ठीक है, आपके पास H2O है, उसमें मिट्टी डाल रहे हो आप, तो बाद में इसको देखोगे आप तो जो मिट्टी जो है आपको अलग दिखेगी, पानी अलग दिखेगा, बात नहीं है? ये जो प्रोसेस होती है, ये जो सॉल्यूशन है, इसको बोलोगे हेट्रोजीनस, इसको बोलोगे हेट्रोजीनस। जबकि इसकी जो फेज है, लास्ट की जो फेज है, इसको आप बोलोगे NaCl पूरी तरीके से पानी में घुल चुका है, नमक जो है पूरी तरीके से पानी में घुल चुका है, तो इसको बोलोगे आप होमोजीनस, ठीक है। ये जो है ट्रू सॉल्यूशन की बात हो रही है, ये जो बात चल रही है सस्पेंशन की बात चल रही है, आगे की हायर क्लासेस में बात चल रही है आपके, ठीक है। जो ताजा हवा जो होती है, दो गैसों का होमोजीनस मिक्सचर होता है, ठीक है, ठीक है, ये जो है होमोजीनस है। फ्रेश वाटर जो होता है, पानी जो है बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है, तो इसको क्या बोलोगे आप? ये भी क्या है? होमोजीनस है। और जो शुगर का सॉल्यूशन जो है बिल्कुल इसी टाइप का, हालांकि शुगर सॉलिड होती है, पानी में मिलाओगे आप तो ठीक है, जो इनका जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें एक ही फेज होगी, ओनली लिक्विड फेज होगी। हालांकि जो शुगर आ रही है उसको आप क्या होती है, सॉलिड फॉर्म होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन इसका जो लास्ट वाला जो फेज है ओनली एक फॉर्म में है, ओनली लिक्विड फॉर्म में है। बात समझ रही क्या? इसका बोलोगे होमोजेनियस मिक्सचर। तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, आपके पास ऑप्शन आएगा ड्राई, ये डर्टी वाटर, गंदा पानी। गंदे पानी की अगर बात करें तो लिक्विड फॉर्म में पानी है, और जो भी सॉलिड मटेरियल है उसमें घुलनशील नहीं है, पूरा घुला हुआ नहीं है, गदला गदला सा है। उसमें रीजन क्या है, उसमें सॉलिड पार्टिकल जो है, ठीक है, पानी में पूरी तरह से घुल नहीं पाए, वो अभी भी हेट्रोजीनियस फॉर्म में है। बात में क्या, होमोजेनियस फॉर्म नहीं बन पाई है। जैसे NaCl का सॉल्यूशन होगा, जैसे आपके पास शुगर का सॉल्यूशन होगा, वैसा सॉल्यूशन नहीं है, हेट्रोजीनियस है। आपको दिख रहे हैं पार्टिकल्स की, हाँ ये अलग पार्टिकल है, ये अलग पार्टिकल है। बात समझ रही क्या? आपकी ऑप्शन आएगा इसका डर्टी वाटर, फोर्थ ऑप्शन। ओके, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, हम लोग CLC टेक्नो 2023 का 6th क्लास का वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं बायोलॉजी पोर्शन का। तो इसमें
अपन लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द बेस्ट फॉर हेल्थ। इसके लिए अपनी बॉडी में ये जो हैं ये चार जो ऑप्शन देंगे, इनमें सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा था। फर्स्ट है इज बॉइल्ड सीड्स, सेकंड इज रोस्टेड सीड, एंड थर्ड इज वेट स्वेल सीड्स, और फोर्थ इज स्प्राउटेड सीड्स। जो अंकुरित सीड्स होते हैं, अंकुरित जो बीज होते हैं, वो अपनी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पोटैटो, व्हीट आर सोर्स ऑफ। पोटैटो में, व्हीट में और चावल में सबसे ज़्यादा क्या होता है, किसके स्रोत हैं सबसे ज़्यादा। तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि अपनी बॉडी को ग्लूकोज की जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो अपन को मिलती है किससे, कार्बोहाइड्रेट से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। विच 1 आवर्स प्रोवाइडेड इमीडिएटली। कौन सी एक तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला स्रोत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ग्लूकोज। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ग्लूकोज। तो तुरंत जो ऊर्जा मिलेगी अपन को ग्लूकोज से मिलेगी, ना ही तो स्टार्च से मिलती है, ना ही प्रोटीन से मिलेगी, और ना ही फैट से मिलती है। थर्ड, कीप आवर आई एंड स्किन हेल्थी। अपनी त्वचा और अपनी आंखें ज्यादा हेल्थी किस विटामिन की वजह से रहते हैं, दैट इज द आंसर। इसमें जो आंसर होगा बेटा विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से अपनी आंखें भी सही रहती हैं, अपनी आंखें भी हेल्थी रहेंगी। दूसरा, अपनी स्किन भी क्या रहती है बेटा, हेल्थी रहती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द प्लांट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इसका मतलब है प्लांट्स का ऐसा कौन सा पार्ट है, प्लांट्स का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, जिसकी वजह से पौधे का वह भाग जो मृदा अपरदन को रोकता है। रोकने का मतलब मिट्टी को कटने से बचाता है। तो इसका बेटा सही आंसर हो गया रूट्स। अब ये रूट्स क्यों हुआ, क्योंकि रूट्स जो होती हैं बेटा आपकी जो लैंड होती है, फर्टाइल लैंड होती है, तो उसके अंदर तक, डीप तक जाती हैं। और ये जो रूट्स जाएंगी ये क्या करेंगी, मिट्टी को कसकर पकड़ लेती हैं, कसकर पकड़े रखते हैं, जिसकी वजह से जो मृदा अपरंदन है या फिर इसको अपन बोलते हैं सॉइल इरोजन, वो बिल्कुल भी नहीं होता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्या है 66, द प्रेजेंस ऑफ ए थिक एंड हार्ड स्टेम इज ए फीचर ऑफ। जो थिक और हार्ड है उसका जो ऑप्शन होगा वो मोटे और सख्त तने की उपस्थिति की एक विशेषता किस में होती है, हर्ब्स, सर्ब्स, क्लिम्बर एंड ट्री। इन तीनों के अंदर नहीं होती, क्योंकि ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनकी जो जड़ें इनकी जो रूट्स होती हैं, जो इनकी तने होते हैं, जो इनकी स्टेम्स वगैरह होते हैं, वो बहुत ही कमजोर होते हैं। सबसे ज्यादा हार्ड एंड स्टिफनेस होता है किसके अंदर है, ट्री के अंदर, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी ट्री क्यों ना हो। फिर बात करते हैं न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। अब देखो ये क्या है, शरीर की वृद्धि और रखरखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या होते हैं। तो प्रोटीन एंड मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड ऑल ऑफ दीज। तो अपनी बॉडी को रिक्वायरमेंट, सारे के सारे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर सारी रिक्वायरमेंट नहीं लेंगे तो अपनी बॉडी क्या नहीं रह पाएगी, हेल्थी, और अपनी बॉडी के अंदर इजी वे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो अपन को जितने भी हैं उन सारों की रिक्वायरमेंट होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अपनी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट भी चाहिए। ऑल आर न्यूट्रिशन आर यूजफुल फॉर आर हेल्थ एंड आर बॉडी। नेक्स्ट, बोन्स एंड टूथ डिके इन ड्यू टू लेक ऑफ। हड्डियां और दंत क्षय किसकी कमी के कारण होता है। दंत क्षय का मतलब हड्डियां और जो आपके बोन्स, हड्डियां और आपके जो दांत वगैरह होते हैं वो किसकी वजह से टूट जाते हैं। तो अपनी बॉडी में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने की, अपनी बॉडी को मजबूत रखने की। तो रिक्वायरमेंट किसकी होती है बेटा, कैल्शियम की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 68 के अंदर ऑप्शन ए। फिर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बनाना प्लांट आर यूज्ड एज फूड। इसके अंदर जो बनाना प्लांट होते हैं इसके अंदर फूड खाने के लायक कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो इसका देखो फर्स्ट ऑप्शन में फ्रूट है, स्टेम है, फ्लावर है। फ्रूट को खा सकते हैं, फ्लावर को खा सकते हैं, नहीं खा सकते, एंड स्टेम को अपन खा सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा बेटा वो होगा कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो लीव, स्टेम और फ्रूट हैं, पत्ती, तना और फल हैं, जिसको अपन एज ए फूड कंजप्शन के रूप में काम में ले सकते हैं। लास्ट क्या है बेटा, द एग्जाम्पल ऑफ स्पाइसेस विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट। ऐसे कौन से मसालों के उदाहरण जो कि पौधों से प्राप्त होते हैं। तो इसमें पहला क्या है, क्लोमनो, कार्डोमो, क्लोमा, चिल्ली, पेपर, क्यूमिन एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसमें दालचीनी, इलायची, लौंग मिर्च, काली मिर्च और जीरा, ये सारे के सारे अपन को कहां से मिलेंगे बेटा,
प्लांट से ही मिलते हैं। तो इसी के साथ आपके इस बायोलॉजी के वीडियो सुनने का होता है पूरा। थैंक यू।